नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 14 जुलाई 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन, इसमें द हिंदू और बाकी सोर्सेस के भी न्यूज आपको मैं कवर करके देता हूं। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। क्या एक माँ को अपने बच्चे या फिर अपने कैरियर में से किसी एक को चुनने की जरूरत है, या फिर हमें कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स करने चाहिए जहां पे एक माँ दोनों को साथ में टेकअप कर सके, बच्चे को भी और अपने कैरियर को भी। बट ओवरऑल अगर लीगली एक माँ को रोकने की कोशिश की जाती है अपनी जॉब से, अपनी कैरियर से, ताकि वो अपने बच्चे का ज्यादा ध्यान रखे, या फिर बच्चा अपने बाप से अलग ना हो जाए, इस कंटेक्स्ट में रिसेंटली जजमेंट आया हाई कोर्ट का। इस जजमेंट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है कि हम डेमोलिशंस के ऊपर पूरी तरीके से रोक नहीं लगा सकते। ये क्या न्यूज है, इसको देखेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 146 में से इंडिया की रैंकिंग 135 है, और एक सब इंडेक्स में तो हम सबसे पीछे हैं पूरी दुनिया में। इसके बारे में बात करेंगे। आसाम मेघालय बॉर्डर पे मेघालय के एक गांव में, जिसका थोड़ा सा इलाका आसाम की तरफ चला गया था, वहां पे आसाम की तरफ जो फैमिलीज गई उनको मार मार के गांव से भगा दिया मेघालय वाली फैमिलीज ने। इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। इंडिया ने क्लीन एनर्जी के टारगेट्स को डेडलाइन से 9 साल पहले मीट कर लिया। इसके बारे में बात करेंगे। जेनोमिक्स के वाइडर यूज को पूरी दुनिया में पुश करने के लिए क्या कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको देखेंगे। और सर्वे के हिसाब से क्वार्टर वन मतलब 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर, जिसमें आता है पहला क्वार्टर अप्रैल, मई और जून, तो ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022-23 में जो इन्वेस्टमेंट है अलग अलग सेक्टर्स में, कितनी बढ़ी कितनी घटी, इसके बारे में बात करेंगे। ये तो हो गया करंट अफेयर्स। एडिटोरियल में भाई श्रीलंका में क्या हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में जयदेव ओयंगोड़ा साहब ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इनको देखेंगे। इंडिया साउथ कोरिया की बायलेटरल पार्टनरशिप किस बेसिस पे बनाई जा सकती है, इसके ऊपर लखविंदर सिंह और अरविंदर सिंह लांबा जी ने लिखा है। इसके बारे में बात करेंगे। स्पटनिक 5 की वैक्सीन को लेके क्या बवाल चल रहा है, देखिए क्या है। स्पटनिक वैक्सीन जिसने भी लगवाई थी, ये रशिया की वैक्सीन है। अभी इस पर्टिकुलर वैक्सीन को यूरोप में, यूके में, यूएस में रिकॉग्निशन नहीं मिला है। मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर आपने स्पटनिक की कोविड वैक्सीन लगा रखी है तो आप यूरोप यूएसए नहीं जा पाओगे, आपको क्लियरेंस ही नहीं मिलेगा, वीजा ही नहीं मिलेगा। तो ये जो लोग जिन्होंने स्पटनिक लगवा रखी है वो चाहते हैं कि वो अब कोविशील्ड लगवा ले या कोवैक्सीन लगवा ले। बट प्रॉब्लम ये है कि कोविन की वेबसाइट पे हमारी सरकार के नियम कानूनों के हिसाब से एक ही वैक्सीन आप लगा सकते हो, दूसरी नहीं लगा सकते हो। तो पहली प्राइमरी वैक्सीन जो आपने लगाई उसके बाद दूसरी लगा नहीं सकते, और पहली प्राइमरी वैक्सीन के बेसिस पे वीजा क्लियर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे फॉरेन जाने का, अब्रॉड जाने का जो आपका फंडामेंटल राइट है वो वैलिड हो रहा है, इसको देखेगा। फिर रिसेंटली दिलीप, जो कि एक स्टार हैं आपके साउथ इंडस्ट्री के, मलयालम फिल्म स्टार है, इनके खिलाफ एक को एक्ट्रेस ने रेप के चार्जेस लगाए और उसके लिए सामने आए। अब हुआ क्या है कि फॉर्मर डीजीपी एस श्रीलेखा ने अपनी यूट्यूब चैनल बनाया और उसमें ये बोल दिया कि नहीं भाई, जो दिलीप है ये आप कह लो निर्दोष है। तो ये क्या पूरा मुद्दा है, इसको देखेंगे। इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में थोड़ा डाटा, ये आर्टिकल खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो पॉइंट्स दिए गए, इन पॉइंट्स को देख लेंगे। और एआईडीएमके वर्सेस डीएमके, इस समय पे बहुत कुछ चल रहा है, तो ये पर्टिकुलर न्यूज भी देखेंगे। तो इतनी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कुछ इसमें से टॉपिक्स मैं अलग से आपके लिए बनाऊं, ओवरऑल कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताऊं। वर्ड ऑफ द डे से लिखते हैं सागा। सागा मतलब क्या होता है, वेरी वेरी लॉन्ग स्टोरी, लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स, लंबी कहानी। सागा चल रहा है मतलब ओवरऑल ये जो कहानी है छोटी नहीं है, शॉर्ट नहीं, इसमें बहुत कुछ हो रहा है और लंबे समय से चल रहा है, तो इसको आप बोलते हो सागा। देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत बिगड़ गई। जीएस पेपर 2-3 इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और जेंडर इक्वालिटी के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। 146 कंट्रीज में इंडिया की रैंक है 135। हेल्थ और सर्वाइवर के सब सेक्शन में हम सबसे वर्स्ट परफॉर्मर। वैसे तो देखा जाए तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 4 पैरामीटर्स को ध्यान देके बनाया जाता है। कौन कौन से 4 पैरामीटर? पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट, तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवर, चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो इन 4 बेसिस पे ओवरऑल हम रैंकिंग निकालते हैं। अब इन 4 बेसिस में जो हेल्थ एंड सर्वाइवल वाला सब इंडेक्स है ना, इसमें हम दुनिया में सबसे पीछे हैं 146 नंबर में। मतलब सबसे खराब रैंकिंग किसकी है? इंडिया की। ओवरऑल हमारी रैंकिंग क्या है 2022 में? 135। तो मतलब कोई बहुत बढ़िया हम परफॉर्म यहाँ पे कर नहीं रहे। इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के हिसाब से इंडिया को 132 साल लग जाएंगे अभी जेंडर पैरिटी अचीव करने में। ओके, 2021 से लेके 2022 तक टोटल 4 साल की जेंडर पैरिटी क्लोज हुई। जेंडर पैरिटी क्लोज होना मतलब, देखिए, एक लमसम आइडिया लगाया जाता है कि जो अभी जेंडर गैप है इसको खत्म होने में कितना समय लगेगा, तो काफी बड़ा बताया जा रहा है। और एक्चुअली में 2020 से लेके 2021 के बीच में ये जो जेंडर गैप है बहुत बढ़ गया है। ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए कोरोना बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है।
जो जेंडर पैरिटी लाने में सबसे ज्यादा समय लगेगा ना, वो लगेगा साउथ एशिया में 197 ईयर्स। ठीक है भाई। तो ये सब यहां पे बताया जा रहा है। ओवरऑल जेंडर पैरिटी के रिस्पेक्ट में यह आर्टिकल है, एक डाटा है। इंडिया की रैंक 146 में से 135 है। 4 सब डिवीजन याद रखिएगा। हेल्थ एंड सर्वाइवल वाले सब डिवीजन सब इंडेक्स में इंडिया की रैंक दुनिया में सबसे बेकार है, 146। बांग्लादेश हमसे आगे 71, नेपाल 96, श्रीलंका 110 हमसे आगे, जहां पे इतनी क्राइसिस चल रही है। मालदीव से 17, भूटान 126। तो ये जो कंट्रीज है साउथ एशिया की, हमसे आगे हैं। ईरान हमसे बीस है, 143, पाकिस्तान 145, अफगानिस्तान 146। आप सोचो दोस्तों, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तो क्या ही चल रहा है बताने की जरूरत नहीं। ईरान ओवरऑल अपनी लेडीज के ऊपर एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है। वहां पे लेडीज ओपन में, बिना आप कह लो हिजाब के, अब जो मतलब कहते हैं ना, जो ट्रेडिशनल इस्लामिक ड्रेस होती है, पहने नहीं घूम सकती। तो बड़ी प्रॉब्लम्स है इन कंट्रीज में। तो ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं एक फ्री डेमोक्रेसी होने के बावजूद, तो ये थोड़ी शर्म की बात हो जाती है। 2021 में हमारी रैंक थी 140, थोड़ा इंप्रूव किया है, 140 से हम 135 पे आ गए। तो हेल्थ एंड सर्वाइस में 146 हमारी रैंक। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी 143, 107 एजुकेशन अटेनमेंट में, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 48। इंडिया का जो स्कोर है यहाँ पे जेंडर गैप में, वो 0.629 है। पिछले 16 सालों में आप कह सकते हो अच्छा स्कोर है, लेकिन ओवरऑल बेकार ही है। अब 2021 में क्या हुआ? 2021 में कोरोना पैंडेमिक के चलते इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी मेन और वुमेन दोनों के लिए गिरी। जो कमाई थी वो मेन और वुमेन दोनों के लिए गिरी, बट मेन की जो कमाई थी वो वुमेन के रिस्पेक्ट में ज्यादा गिरी। तो इस कंटेक्स्ट में आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में हम थोड़ा इंप्रूव कर गए। हम गिरे दोनों में ही है, मेन वुमेन दोनों में, पर मेन के रिस्पेक्ट में ज्यादा गिरे हैं, वुमेन के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम गिरे। तो ओवरऑल कह सकते हो हल्की फुल्की रैंकिंग इंप्रूव हो गई यहाँ पे। ठीक है भाई। ओवरऑल देखा जाए तो दुनिया की कौन सी कंट्रीज है जो टॉप में परफॉर्मेंस देती हैं? तो भाई देखिए, आइसलैंड 90.8% जेंडर गैप बंद कर चुका है। जेंडर गैप बंद करना मतलब, मान लीजिए एक मैन है एक वुमेन है, उसके बीच में अपॉर्चुनिटीज को रिस्पेक्ट के लेके जो भी गैप है, इसको आप जेंडर गैप बोलते हो। तो ओवरऑल इस जेंडर गैप को आइसलैंड 98% बंद कर चुका है, मतलब 90.8%। जो बाकी कंट्रीज है, फिनलैंड 86% बंद कर चुका है, नॉर्वे 84.5% बंद कर चुका है, स्वीडन 82.2% बंद कर चुका है, आयरलैंड 80.4, जर्मनी 80.1। तो बेसिकली ये वो कंट्रीज हैं जो कि अपने जेंडर गैप को बहुत बड़े स्केल पे बंद कर चुके हैं। कुछ सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि रवांडा 81.1, नामीबिया 80.7, लैटिन अमेरिका की कंट्री निकारागुआ 81%, ये सब भी अपने जेंडर गैप को बहुत हद तक बंद चुका है। न्यूजीलैंड 84.1% बंद कर चुका है। तो नंबर 1 पे आता है फिनलैंड, उसके बाद नंबर 1 पे आता है आइसलैंड, नंबर 2 पे आता है फिनलैंड, नंबर 3 पे आता है नॉर्वे, नंबर 4 पे आता है न्यूजीलैंड, नंबर 5 पे आता है स्वीडन। ठीक है। नंबर 6 पे आता है रवांडा, नंबर 7 पे आता है निकारागुआ, नंबर 8 पे आता है नमीबिया, ओके, नंबर 9 पे आता है आयरलैंड, और नंबर 10 पे आता है जर्मनी। खैर इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बता दिया हल्का फुल्का आपको। तो ये ओवरऑल यहां पे डाटा निकल के आ रहा है। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को निकालता है। तो आप कह सकते हो एक रिलेटिव डिस्पैरिटी है ये। ओवरऑल एक कंट्री के अंदर एक मेन और एक वुमेन के पैरामीटर में क्या फर्क है, इंटेलेक्चुअल बेसिस पे, सोशल बेसिस पे, साइंटिफिक बेसिस पे, पॉलिटिकल बेसिस पे, कल्चरल बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे, ये सब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, आसाम और मेघालय के बॉर्डर पे जो बवाल हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बवाल हुआ है, ये एक विलेज में हुआ जिसका नाम है अपर ताराबारी विलेज। ये अपर ताराबारी विलेज आसाम और मेघालय के बॉर्डर पे। देखिए, आसाम मेघालय की बाउंड्री है 884.9 किलोमीटर की। इस बाउंड्री पे 12 डिस्प्यूटेड सेक्टर्स हैं। इन 12 डिस्प्यूटेड सेक्टर्स में मेघालय भी क्लेम करता है, आसाम भी क्लेम करता है। एक्चुअली में जो मेघालय स्टेट है, ये आसाम से तोड़ के बनाया गया था 1972 में। अभी 29 मार्च 2022 को जो दोनों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, इन प्रेजेंस ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, और इस एग्रीमेंट में बोला गया कि 6 इलाकों में हम सेटलमेंट कर रहे हैं। ओके। उन 6 इलाकों में एक इलाका अपर ताराबारी ये विलेज के आसपास आता था, गांव के आसपास आता था। अब अपर ताराबारी में जो लोग रहते थे, वो जो लोग थे, वो ओवरऑल खासी कम्युनिटी के थे। समझिएगा ध्यान से। ये जो अपर ताराबारी है, ये आसाम की कामरूप डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है, और मेघालय की वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है। और यहां पे जो लोग रहते हैं वो गारो लोग हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये जो अपर ताराबारी जगह थी, ये वन ऑफ द 6 डिस्प्यूटेड इलाकों में थी। ठीक है भाई। अब हुआ यहां पे ये है कि इस पर्टिकुलर अपर ताराबारी हिल में जितनी भी गारो फैमिलीज रहती थी, उनसे बातचीत की गई। अब एक बड़ा इलाका इस विलेज का मेघालय के पास चला गया, और कुछ इलाका आसाम के पास चला गया।
आसाम के पास जो इलाका गया उसमें जो भी विलेज के लोग रहते थे, ओवरऑल उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हमें आसाम में जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो विलेज का इलाका मेघालय में गया, वहां के लोगों ने मार मार के भगा दिया यहाँ पे आसाम के साइड गए वाले इलाके वाले लोगों को, ये बोल के कि तुमने अपने स्टेट के साथ गद्दारी की, हम तुमको यहां से निकाल रहे हैं। लगभग अगर आप देखो तो 50 से ज्यादा विलेजर्स को यहाँ पे आसाम बेस्ड ऑल राभा स्टूडेंट यूनियन ने मदद की, और ओवरऑल उनको कामरूप डिस्ट्रिक्ट के बोको पुलिस के अंदर ओवरऑल थोड़ा प्रोटेक्शन दिया गया, और जारीहात विलेज में उनको थोड़ी देर के लिए रखा गया। ये जो जारीहात विलेज है ना, ये अपर ताराबारी से 10 किलोमीटर दूर है। मतलब अपर ताराबारी में अपने घर के अंदर रह रहे थे, और इनके विलेज के ही दूसरे लोग जो कि ओवरऑल मेघालय में चले गए थे, अभी बाउंड्री डिमार्केट नहीं हुई है, बट ये हो गया हाँ कि अपर ताराबारी का थोड़ा हिस्सा मेघालय में, थोड़ा आसाम में। तो जो हिस्सा मेघालय में था, मेघालय वालों ने जो हिस्सा आसाम में गया, उसमें जो फैमिली रहती थी उनको मार मार के भगा दिया, उनसे पैसा मांगा, 10,000 रुपए का कंपनसेशन मांगा, 5,000 का कंपनसेशन पर फैमिली। तो इस बात को लेके अपर ताराबारी विलेज के जो लोग थे वो डर गए, और ओवरऑल भाग के जरीहत विलेज में गए 10 किलोमीटर दूर। अब इनको वापस भेज दिया गया है। ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे बातचीत हो गई है, सिचुएशन सॉर्ट आउट हो गई है, और ओवरऑल ये अपने अपर ताराबारी विलेज में वापस चले गए। लेकिन यहाँ पे कुछ गारो लोग हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि बड़े लेवल पे, चीफ मिनिस्टर के लेवल पे, होम मिनिस्टर के लेवल पे आपने बैठ के मुद्दा तो सॉल्व कर दिया, बट ग्राउंड लेवल पे मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है। ग्राउंड लेवल पे इस प्रकार की प्रॉब्लम्स उठती रहेंगी, क्योंकि जो ट्राइबल आउटसेट है वो बड़े लीडर्स की टॉक से क्लियर नहीं होगा। ये यहाँ पे कुछ फैक्शंस बोल रहे हैं। फिर अगली न्यूज है, इंडिया ने अपने क्लीन एनर्जी को टारगेट्स को 9 साल डेडलाइन से पहले ही पूरा कर लिया है। पावर मिनिस्टर साहब हमारे आर.के. सिंह सिडनी में है, और सिडनी एनर्जी फोरम में भाषण दे रहे थे। यहां पे इन्होंने बोला कि इंडिया अपने क्लीन एनर्जी टारगेट्स को शेड्यूल से 9 साल पहले ही पूरा कर चुका है। शेड्यूल का था 2030 तक। एक्चुअली में 2015 में इंडिया ने एज अ पार्ट ऑफ इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन ये बोला था कि हम 2030 तक अपनी रेन्यूएबल एनर्जी, अपनी टोटल एनर्जी का 40% हिस्सा रेन्यूएबल से पूरा करेंगे। मतलब कि इंडिया ने 2015 में एश्योरेंस दिया था कि 2030 तक हमारी जितनी भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया की, उसका 40% रेन्यूएबल से आएगा। और अब इंडिया क्लेम कर रहा है कि हम इस चीज को पूरा कर चुके हैं। इंडिया के अंदर 402 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड है, जिसमें से 162 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। मतलब ऑलमोस्ट 41% हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पावर की, वो कहां से आ रही, रेन्यूएबल से। ये अलग बात है कि ये जो 162 गीगावाट हमने रेन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल की है, ये एक्चुअली में ग्राउंड पे भी कितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे रेन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स को चालू कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, बट उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने में बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस, बहुत सारे ऑडिट्स करने बाकी रहते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में अभी के लिए देखिए, हमने इंस्टॉल कर दिया तो जल्दी प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो आर.के. सिंह जी के हिसाब से 162 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी हम इंस्टॉल कर चुके हैं। अपना टारगेट जो हमने 2015 में दिया था, हम पूरा कर सकें। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने टारगेट को रिवाइज कर दिया है। 2030 तक हमारा टारगेट है 500 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करना, जो कि 2030 की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 40% होगा। इस पर्टिकुलर सिडनी फोरम में इंडिया के साथ साथ यूएस, जापान, इंडोनेशिया और समोआ के जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन सरकार इसको होस्ट कर रही, तो स्टेटमेंट ये आया कि इस पर्टिकुलर फोरम के थ्रू कनेक्शंस फॉस्टर किए जाएंगे बिटवीन इन्वेस्टर्स, बिजनेस, गवर्नमेंट, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में इनोवेशन की बात की जाएगा, सोलर, हाइड्रोजन, क्रिटिकल मिनरल्स और बैटरी में अलग अलग लोग इन्वेस्टमेंट्स ढूंढेंगे वगैरह वगैरह। फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के कार्टेलाइजेशन को तोड़ने की बात हो रही है। तो दुनिया भर में दोस्तों, ये जो एनर्जी महंगी हुई है, ये जो कोल के दाम महंगे हुए हैं, इसकी वजह से सप्लाई चेन शॉक तो एक रीजन है ही, एक कार्टेलाइजेशन भी है। फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री में कुछ कंट्रीज, कुछ बिजनेस हाउसेस बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, तो वो इस प्रकार की सिचुएशंस का फायदा उठाते हैं एनर्जी के दाम को ऊपर बैठाने के लिए, ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। तो अगर हम रेन्यूएबल एनर्जी के प्रयोग को बढ़ाएंगे, तो फॉसिल फ्यूल में जो कंट्रीज, जो बिजनेस हाउसेस कार्टेलाइजेशन करते हैं, उनकी ताकत को हम रोक पाएंगे, उनको कंट्रोल में ला पाएंगे। हालांकि रेन्यूएबल एनर्जी में भी कार्टेलाइजेशन ना हो जाए, इस बात को इंश्योर करना जरूरी है सरकारों के लिए। फिर भाई, पुश फॉर वाइडर यूज ऑफ जेनोमिक्स। जेनोम क्या होता है? देखिए, होता यह है, मोस्ट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी हैव अ कंप्लीट सेट ऑफ जीन। हमारे यहाँ पे एक सेट ऑफ जीन्स होता है, वो हमारे कैरेक्टर को डिसाइड करता है। अब ये जो हमारा जेनोम है, इट इज वन होल सेट ऑफ योर जीन्स प्लस ऑल द डीएनए बिटवीन योर जीन्स। आपके जीन्स के बीच में जो डीएनए है और योर सेट ऑफ जीन्स को मिला के आपका जेनोम बनेगा। बेसिकली जेनोम इज अ कंसोलिडेटेड, आप कह लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन्स। तो आपका जीन्स आपका कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, और जीन्स मिलके बहुत सारे डीएनए के साथ जेनोम बनाते हैं।
और ये जो जेनोम है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक स्टडी, एक कई ब्रांच है जिसका नाम है जेनोमिक्स। जेनोमिक्स वो ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो कि जेनोम्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन, एवोल्यूशन और मैपिंग के बारे में पढ़ाई करता है। ठीक है भाई। अब इस कंटेक्स्ट में देखिए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइंस काउंसिल की पहली रिपोर्ट आई है और ये दुनिया भर में जेनोमिक्स के एक्सेलरेट करने की बात कर रहा है। देखिए समझिए, द रिपोर्ट आर्ग्यूज दैट इट इज नॉट जस्टिफिएबल एथिकली और साइंटिफिकली फॉर कंट्रीज विद लेस रिसोर्सेज टू गेन एक्सेस टू सच टेक्नोलॉजीज। क्या है कि जेनोमिक्स की टेक्नोलॉजी हमें अलग अलग चीजों में काम देती है। ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल से जेनोमिक्स ट्रायल करके हम मेडिकल कंडीशन सॉल्व कर सकते हैं, एनिमल साइंसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरऑल इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो इन्फेक्शियस डिजीजेस को सॉल्व कर सकते हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, कैंसर जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जेनोमिक टेक्नोलॉजी किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस जेनोमिक टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस है ना वो बहुत हद तक लिमिटेड है। दुनिया भर की कंट्रीज के पास इसका एक्सेस नहीं है, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा लिमिटेड एक्सेस है। ये एक्सेस उनको हमें देने की जरूरत है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि भाई देखिए, केवल डेवलप्ड कंट्रीज के पास जेनोमिक टेक्नोलॉजी रही, ये सही नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज के पास भी रहनी चाहिए, पुअर कंट्रीज के पास भी रहनी चाहिए। उनको भी अधिकार है कि वो अपने डेवलपमेंट कर सकें, ओवरऑल अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकें, अपने देश में बीमारियां वगैरह सॉल्व कर सकें, ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट कर सकें, वगैरह वगैरह। अप्रैल 2021 में डब्ल्यूएचओ ने कॉन्स्टिट्यूट किया साइंस काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स। ओके, और इसके बेसिस पे ओवरऑल डब्ल्यूएचओ की साइंस एंड रिसर्च स्ट्रेटजी तय की गई और इसमें जेनोमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। तो जेनोमिक्स का एक्सेस हायर इनकम कंट्रीज के साथ साथ लो और मिडिल इनकम नेशन में भी पहुंचाया जा सके। बेसिक लेबोरेटरीज, उनको फाइनेंसिंग, मटेरियल्स, हाईली ट्रेन्ड पर्सन, ये पहुंचाना गरीब कंट्रीज तक काम किसका है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो वाइडर यूज ऑफ जेनोमिक्स को यहां पे प्रमोट करने की बात कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगली न्यूज, Q1 ऑफ 2022-23 में जो इन्वेस्टमेंट है गिरी है, कितनी गिरी है? 20.5%। ये बताती है एक सर्वे। देखिए यहां पे क्या है, ये जो क्वार्टरली सर्वे है वो प्रोजेक्ट टुडे की क्वार्टरली सर्वे है। 2021-22 में बहुत सारे नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुए, लेकिन 2022-23 के पहले क्वार्टर मतलब अप्रैल, मई, जून 2022 में ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स है इनमें थोड़ी धीमी स्पीड आई है, थोड़ा घटी है इन्वेस्टमेंट। समझते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इसमें फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टमेंट आई थी पिछले साल पूरे मतलब 2021-22, लेकिन 2022-23 के अप्रैल से जून क्वार्टर में ये कम हुई है। जैसे कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो 31% गिरी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मतलब ओवरऑल अप्रैल, मई, जून 2022 में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं ओवरऑल वो गिरी हैं किसमें? आपकी अप्रैल टू जून 2022 में कंपेयर टू अप्रैल टू जून 2021। ओके, तो क्या कह सकते हो आप कि इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 31% गिरी है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 59% गिरी। तो मतलब पिछले साल अप्रैल से जून 2021 में जितनी इन्वेस्टमेंट आई थी उससे 59% कम इन्वेस्टमेंट इस बार पहले क्वार्टर में आई है। फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स हैं इसमें 1.2% का मार्जिनल राइज देखने को मिला है, लेकिन जो स्टेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी 7% यहां पे कम देखने को मिला है। अब समझते हैं, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स में आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले क्वार्टर के लिए जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट किया गया वो किया गया 4,34,664.86 करोड़ का, और नए प्रोजेक्ट्स कितने अनाउंस किए गए? 2,506। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है अप्रैल, मई, जून 2022 की, मतलब Q1 ऑफ 2022-23 फाइनेंशियल ईयर। अब ये जो 4,34,664 करोड़ है ना, ये 2021-22 के लास्ट क्वार्टर से कम है। 2021-22 का लास्ट क्वार्टर था जनवरी, फरवरी, मार्च 2022। इसमें जो प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर इनिशिएट हुए वो थे 2467 और इन्वेस्टमेंट थी 5,46,673। तो सीधे 5,46,000 करोड़ से 4,34,000 करोड़, मतलब Q1 और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इन्वेस्टमेंट्स में कमी निकल के आ रही है। और ये दोनों ही प्रकार के इन्वेस्टमेंट गिर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोलो चाहे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बोलो। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर आप देखो तो Q1 ऑफ 2022-23 में व्हेन कंपेयर टू Q4 ऑफ 2021-22 जो इन्वेस्टमेंट है वो 26.4% कम देखने को मिला है। टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट कम हुआ, बेसिक केमिकल्स में, सीमेंट में, मेटल में, सब में इन्वेस्टमेंट कम हुआ है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स में भी यहां पे अगर आप देखो तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ा है पिछले बार के, मतलब डाउन ट्रेंड तो नहीं गया है पर बहुत ज्यादा बढ़ा भी नहीं है। जो माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी इन्वेस्टमेंट है ये 46.4% और 84% बढ़ा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस और यूटिलिटीज के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो 32.4% घटा है। हालांकि इन स्टैटिस्टिक्स को बहुत ज्यादा नोट्स में मत बनाइए, क्वार्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स है। क्वार्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स में हमेशा बोलता हूं कि बहुत ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजन बीइंग क्वार्टर वाइज जो स्टैटिस्टिक्स है वो हर क्वार्टर में बदलती है। अब आप मान लो पेपर दे रहे हो दिसंबर में, तो उस दिसंबर के मेंस के पेपर में अभी क्या हो रहा है अप्रैल मई जून का क्वार्टर में कंपेयर टू फोर्थ क्वार्टर ऑफ पिछले साल, वो ठीक नहीं है। आप लेटेस्ट इकोनॉमी के स्टैटिस्टिक्स लिखिए, पूरे साल का ओवरऑल इकोनॉमिक फिगर लिखिए, क्वार्टर वाइज फिगर के डाटा इतना मत बनाइए। वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है लिखने में, बट कितना फिर याद करेंगे, ऐसे तो फिर स्टैटिस्टिक्स की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं स्टैटिस्टिक्स। फिर आगे बात करें, जो रोड इन्वेस्टमेंट है वो 20.7% घटा है। क्यों? क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ओवरऑल कम प्रोजेक्ट्स यहां पे सैंक्शन किए। जनवरी से मार्च 2022 में, जो कि क्वार्टर फोर था 21-22 का, उसमें 31,584 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई थी एनएचएआई में 38 नए हाईवेज बनाने की। लेकिन इस बार क्वार्टर वन में अप्रैल से जून में 2022 में 27 नए प्रोजेक्ट्स आए 17,000 करोड़ के, तो 31,000 करोड़ से 17,000 करोड़, मतलब अच्छा खासा कम हुआ। एयरपोर्ट में जो इन्वेस्टमेंट है 94% गिरी है, पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट 81% गिरी है, रेलवेज में इन्वेस्टमेंट 80% गिरी है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 गुना हो गई, 15,900 करोड़, चूंकि नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी मध्य प्रदेश ने 10,338 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चलाया। फिर स्टेट वाइज डाटा देखें तो सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया गया तेलंगाना में 56,300 करोड़, फिर कर्नाटका में 54,000 करोड़, फिर गुजरात में 53,947 करोड़, फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र 38,274, उड़ीसा 34,122, उत्तर प्रदेश 30,800। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल यहां पे निकल के आ रहा है। इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे एक डाटा देखा। चलिए अपने एडिटोरियल पे आ जाते हैं। अगर अब तक वीडियो पे लाइक का बटन ना दबाया हो दोस्तों तो दबा के जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये मुझे आपको बताना पड़ता है, बताना जरूरी है, कुछ लोग भूल जाते हैं। चलिए, इन श्रीलंका नो क्वाइट आफ्टर द स्टॉर्म। देखिए समझिए, ओवरऑल बवाल मचा हुआ है श्रीलंका में, ये आप सबको पता है, ठीक है ना। लोग प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट में घुस गए, ऑफिशियल प्रेसिडेंस में घुस गए, नहा धो रहे थे, खाना पीना खा रहे थे, सब। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा ने पहले भागने की कोशिश की, बंदर नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भागने की कोशिश की, उनका अटेम्प्ट फेल हो गया। लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि वो एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बैठ के राजपक्सा उनकी वाइफ भाग चुकी हैं। जो दूसरे मेंबर्स है राजपक्सा फैमिली के, वो भागने का इंतजार कर रहे हैं, भाग के शायद मालदीव गए। मालदीव की जो रूलिंग पार्टी की सरकार है वो श्रीलंका के क्लोज है, तो मालदीव के खिलाफ वेजिटेशन शुरू हो गया यहाँ पे। तो 9 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में ये जो कुछ भी हुआ है ये अपने आप में बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है। एक पॉलिटिकल फैमिली जिसने श्रीलंका के ऊपर 15 साल राज किया, तो उसको यहां से उखाड़ फेंका गया, भागने की नौबत आ रही है यहां पे इनके लीडर्स की। तो आप कह सकते हो कि अब एक पोस्ट ऑथोरिटेरियन पॉलिटिक्स का फेज शुरू हो रहा है श्रीलंका के अंदर, जिसको आप पोस्ट राजा पाक्सा फेज भी बोल सकते हो। यहां पे मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका के अंदर डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाएगा, क्योंकि यहां पे जो प्रोटेस्ट हुए ना, इस प्रोटेस्ट में सिर्फ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर सिर्फ राजा पाक्सा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं हुए, पूरे के पूरे सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए। अब यहाँ पे एक प्रॉपर डेमोक्रेसी श्रीलंका के लोग चाहते हैं, और वो प्रॉपर डेमोक्रेसी लाने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे संविधान में। अब वो रिफॉर्म्स किस हद तक कर पाएंगे अभी की सरकार, अपोजिशन में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो किस हद तक लोगों को खुश करने वाली सरकार बना पाएगी, ये अपने आप में ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिनके जवाब नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से अब तक पॉलिटिक्स चल रही है वैसे नहीं चल पाएगी। हालांकि मैं बोलूंगा कि श्रीलंका के लोग भी कोई बहुत आप कह लो खास नहीं है। अरे जिताया तो राजा पाक्सास को तुमने ही थे ना, तुम ही सिन्हाना मेजोरिटेरिज्म पे वोट दे रहे थे, राजा पाक्सास जीत गए, पर जब एक्सप्लॉइटेशन किया तुमने बवाल कर दिया यहाँ पे। तो ये ओवरऑल चीजें हैं भाई। देखिए, अब अभी रिसेंटली जो चेंजेस निकल के आए हैं श्रीलंका में, इनकी वजह क्या है, तो दो मेन वजह बताई जा रही है। पहली वजह तो ऑब्वियस सी बात है, अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस। जब तक लोगों को खाने पीने को मिलता रहता है, उनको बेसिक सुविधाएं मिलती रहती है, उनकी सारी जरूरतें सॉर्ट आउट होती रहती है, तब तक वो बवाल नहीं करते। चाइना के अंदर तो यही तो है, डिक्टेटरशिप है, एक आदमी का राज चल रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग पैसा कमा रहे हैं, लोगों की जेब में पैसा है, उनको इकोनॉमिक हालत अच्छी है, तो ठीक है, शांत है, चलो यार कोई नहीं, चला लो, क्या हो गया। लेकिन जब खाने का सामान खत्म, फ्यूल खत्म, ओके, बेसिक चीजें खत्म, इलेक्ट्रिसिटी कट्स, तब लोगों को गुस्सा आ गया, लोग सड़कों पर उतर पड़े।
ओके, इकोनॉमिक कोलैप्स सा होता है यहाँ पे नजर आया, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, फूड, एसेंशियल गुड सब खत्म हो गया, तब लोग सड़क पे उतरे। दूसरा, यहाँ पे एक प्रोटेस्ट मूवमेंट था जिससे कि लोग प्रेसिडेंट और उनकी सरकार से नाराज थे। गोटाबाया राजपक्सा, महिंदा राजपक्सा और राजपक्सा फैमिली के जितने मेंबर्स हैं, इनसे बड़ी नाराजगी थी यहाँ पे। इसकी शुरुआत कैसे? इसकी शुरुआत हुई जब केमिकल फर्टिलाइजर के इंपोर्ट पे बैन लगाया सरकार ने। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो गए तो सरकार ने सोचा कि यार फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेंगे। लेकिन इससे रूरल श्रीलंका में प्रॉब्लम आ गई। रूरल श्रीलंका में जो फार्मर्स थे उनके पास पैदावार के लिए फर्टिलाइजर नहीं था, तो उनकी क्रॉप फसल वगैरह बर्बाद होने लगी। इससे श्रीलंका की जो फूड ऑटोनॉमी थी वो तो इफेक्ट हुई फार्मर सड़क पर उतर आए। फिर प्लांटेशन वर्कर्स, पब्लिक स्कूल टीचर्स, इन्होंने बोला कि हमारी तनख्वाहें कम है, तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही है, तो ये लोग सड़कों पर उतर आए बवाल करने के लिए। अलग अलग तबके के लोग यहाँ पे सड़क पे उतरे हैं। और धीरे धीरे देखो तो ये जो प्रोटेस्ट थे वो गोटा गो होम नाम के ट्विटर ट्रेंड के साथ ट्रेंड करने लगे। तो आप कह सकते हो कि मल्टी क्लास, मल्टी एथनिक, मल्टी जनरेशनल सोशल मूवमेंट था जो कि श्रीलंका की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को बदलने की बात कर रहा है। जबरदस्त तरीके से रेडिकली ये चेंज लाने के लिए यहाँ पे बात की जा रही है, और इस पर्टिकुलर श्रीलंका की डेमोक्रेसी को अब और रिप्रेजेंटेटिव बनाने की यहाँ पे डिमांड की जा रही है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ शिफ्ट करना है, प्लस जो भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में कमियां हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो एक्सेसिव ताकत है, इनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस, प्रिवेंशन और करप्शन को रोकने के लिए तरीके, पॉलिटिकल पावर का यूज ना होना, वोटर्स का एक राइट होना कि हाँ भाई समय समय पे अगर वो सरकार हटाना चाहे तो हटा दें, हालांकि वो वोटिंग तो होती है। तो बेसिकली हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे एक चेक एंड बैलेंस लेके आना, एक अकाउंटेबल सरकार को बनाना, एक ऐसा संविधान बनाना जहां पे लोगों को ये ताकत दी जाए कि वो अपने रूलर्स के मिसमैनेजमेंट को रोक सकें सही समय पे। इस प्रकार के एक संविधान की यहाँ पे जरूरत है, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से बनाना पड़ेगा। अभी कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बनेगा या अभी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पता चलेगा कब ये प्रोटेस्टर्स शांत होंगे, क्योंकि देखिए प्रोटेस्टर्स मॉब की तरह होते हैं। मॉब एक जगह घुसता है, आग लगा देता है, लोगों को मार देता है, लेकिन मॉब पॉलिसी नहीं लेके आ पाता। पॉलिसी कुछ फार साइटेड इंडिविजुअल्स बैठ के लेके आ सकते हैं, और इन फार साइटेड इंडिविजुअल्स को बैठ के बात करनी पड़ेगी, ओवरऑल यहाँ पे मोडस ऑपरेंडी सेट करनी पड़ेगी, और फिर ग्राउंड लेवल पे उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये कितने दिनों में होता भी है कि नहीं होता है, कितने इफेक्टिव तरीके से होता है, ये डिसाइड करेंगे अभी श्रीलंका के पॉलिटिकल एलिट्स। ठीक है, तो डिमांड के चलते ओवरऑल ये जो लीडर्स हैं ये तो यहाँ पे भाग गए, और उसके बाद भी गोटाबाया राजपक्सा रिजाइन करने को राजी नहीं। मतलब हालत खराब है। मतलब एक लीडर इस हद तक बेशरम हो सकता है कि लोग बवाल कर रहे हैं और रिजाइन नहीं कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब हटना तो देखो इनको पड़ेगा ही कुर्सी से। तो इनके कुर्सी से हटने के बाद जो अपोजिशन है वो ओवरऑल किस प्रकार से यहाँ पे सरकार बनाएगा, किसको यहाँ पे लीडर बनाएगा, क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, संविधान को किस प्रकार से रिफॉर्म किया जाएगा, लोग उससे खुश होंगे कि नहीं होंगे, ये आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। रानिल विक्रमसिंघे की भी यहाँ पे इमेज काफी खराब रही है। रानिल विक्रमसिंघे को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन ओवरऑल सब कह रहे थे कि रानिल विक्रमसिंघे राजा पाक्सा के हिसाब से चल रहा है, इसलिए गुस्सा रानिल विक्रमसिंघे के अगेंस्ट भी था, इनका घर फूंक दिया गया। अभी के लिए जब गोटाबाया राजपक्सा हटेगा और जब तक एक फुल्ली फ्लेज नया प्रेसिडेंट नहीं आता, तब तक इंटरिम प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे ही रहेंगे। तो कुल मिला के बहुत तेजी से ओवरऑल कोलंबो के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने की जरूरत है, एक अकाउंटेबल लीडर लाने की जरूरत है, और वो लीडर लोगों के प्रति अकाउंटेबल हो, लोग चाहें कि वो बैठ के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी के लिए हो ये रहा है कि श्रीलंका के अंदर जो लीडर्स है उनको लोग पसंद ही नहीं करते। तो जब लोग पसंद नहीं करते तब आप एक डेमोक्रेसी में राज नहीं कर सकते, एक ऐसे देश में जहां पे लोग फ्री स्पिरिटेड है वो राज नहीं कर सकते आप। तो लेट्स सी श्रीलंका की पॉलिटिक्स अब किस तरफ जाती है। जयदेव ओयंगोदा साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, पॉलिटिकल साइंस के एमरिटस प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो। तो चूंकि ये श्रीलंका के ही हैं, तो इनको श्रीलंका के बारे में ज्यादा ठीक से नॉलेज होगी ग्राउंड लेवल पे। फिर नेक्स्ट, स्केल अप ऑफ द इंडिया साउथ कोरिया बायलैटरल पार्टनरशिप। सियोल के साथ मतलब साउथ कोरिया के साथ इंडिया की पार्टनरशिप बढ़े इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, ये काफी इंपॉर्टेंट। अब समझते हैं, इंडो पैसिफिक टर्बुलेंस बहुत बढ़ गया। मतलब इंडो पैसिफिक के प्लेयर्स में चाइना है, रशिया है, इंडिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, बहुत सी कंट्रीज है। अब इन कंट्रीज के बीच में आपस में खिचड़ी सी बन गई है। ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप एक एंटी रशिया चाइना फ्रंट लेके चल रहे हैं। यूएस तो एंटी रशिया चाइना दोनों लेके चल रहा है, यूरोप आप कह सकते हो एंटी रशिया फ्रंट लेके चल रहा है। इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर कंटेस्ट हो रहा है, हर कंट्री अपने अपने हिसाब से काम कर रही है फॉरेन, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पॉलिसी एरियाज में। अब यहां पे इंडिया साउथ कोरिया के रिश्तों के बारे में बात की जा रही है। देखा जाए तो ओवरऑल जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडिया साउथ कोरिया के, अगर मिलके काम करें तो बड़ा फायदा है, लेकिन फिर भी हो नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों? पहली बात तो
साउथ कोरिया उन मल्टीलेटरल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहा जो यूएस लीड कर रहा है। अगर आप लोकेशन देखोगे, ये चाइना है, नीचे नॉर्थ कोरिया, उसके नीचे साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया चाइना के बिल्कुल पास है। साउथ कोरिया हमेशा से नॉर्थ कोरिया का कट्टर दुश्मन रहा है। साउथ कोरिया को यूएस से सपोर्ट मिलता है और नॉर्थ कोरिया को यह बात पसंद नहीं आती। तो अब इस कंटेक्स्ट में अगर साउथ कोरिया बिल्कुल प्रो यूएसए हो जाता है, तो साउथ कोरिया का बोलना है कि उनको इंटरनल स्टेबिलिटी को भी संभालना है। समझिए, तो इस कंटेक्स्ट में जो साउथ कोरिया है वो यूएस लेड मल्टीलेटरल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे क्वाड, जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान है, इसमें मेंबरशिप के लिए जगह मिली थी साउथ कोरिया को भी, बट साउथ कोरिया ने मना कर दिया। साउथ कोरिया यूएस लेड मल्टीलेटरल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में पूरी खुल के पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि साउथ कोरिया सीधे सीधे चाइना को नाराज नहीं करना चाहता, मिलिटरीली भी और इकोनॉमिकली भी। अभी देखा जाए तो जो साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट है, यून सुक यूल, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि हम साउथ कोरिया को एक ग्लोबल पाइवोटल स्टेट बनाएंगे, लिबरल वैल्यूज का, रूल बेस्ड ऑर्डर का। अब जैसे ही रूल बेस्ड ऑर्डर की बात आती है ना, चाइना का अपोजिशन नजर आने लगता है। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। साउथ कोरिया बोल रहा है कि हम फ्रीडम, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे, लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज और सब्सटेंशियल कॉपरेशन के थ्रू। साउथ कोरिया ग्लोबल पाइवोटल स्टेट बनना चाहता है, ओके, और दुनिया भर में अपनी इकोनॉमिक धाक बनाना चाहता है। अब इस कंटेक्स्ट में साउथ कोरिया अगर इंडिया के साथ एक पार्टनरशिप करता है मल्टी डायमेंशनल, तो वो इंडिया के फेवर में भी होगी, साउथ कोरिया के फेवर में भी होगी। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया और साउथ कोरिया में कुछ सीरियस इकोनॉमिक ब्लॉकेट्स देखने को मिले हैं। बहुत बड़ी तादाद में साउथ कोरियन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर नहीं आ रही है। ऑलरेडी इंडिया और साउथ कोरिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा एग्रीमेंट। इसको थोड़ा अपग्रेड करने की बात की जा रही है, बट वो अपग्रेडेशन भी अभी के लिए यहां पे नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह यह है कि साउथ कोरिया बहुत हद तक इकोनॉमिकली चाइना के साथ मिला हुआ है, ठीक है ना। ओवरऑल आप देखो तो चाइना की इकोनॉमी के ऊपर साउथ कोरिया की डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। हालांकि साउथ कोरिया के पॉलिटिकल क्लास में एक ऐसा तबका है जो कि बोलता है कि चाइना के ऊपर इतनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस अच्छी नहीं है, हमें चाइना से अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सेग्रीगेट भी करना चाहिए। तो साउथ कोरिया के अंदर एक बड़ा तबका ऐसा बोलता है। लेकिन ओवरऑल चाइना से अपने आप को अलग हटाना इतना आसान है नहीं। अगर चाइना की इकोनॉमी से अपने आप को सेग्रीगेट करता है साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया के पास ऑप्शन क्या है? एक बड़ा ऑप्शन है इंडिया, वियतनाम, फिलीपींस, बहुत से ऑप्शन है, पर इंडिया एक बड़ा ऑप्शन है अपनी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन नीड्स को फुलफिल करने के लिए। 2030 तक $50 बिलियन का बाइलेटरल ट्रेड इंडिया साउथ कोरिया के बीच में, ये पहले एक पॉसिबिलिटी नहीं लगती थी, लेकिन अब एक पॉसिबिलिटी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि पब्लिक हेल्थ, ग्रीन ग्रोथ, डिजिटल कनेक्टिविटी, ट्रेड, ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पे इंडिया साउथ कोरिया एक दूसरे के साथ बायलेटरली इंगेज कर सकते हैं। 2020 में इंडिया और साउथ कोरिया ने जो साइन की थी रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रीज, जिससे रिपब्लिक ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच में एक डील हुई, ओके। लेकिन लैक ऑफ पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट था। ओवरऑल ये डील ग्राउंड लेवल पे फ्रैक्टिफाई नहीं हो पाई। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो नई सरकार है साउथ कोरिया की, वो चाइना की तरफ से अपने टिल्ट को हटा रही है और ओवरऑल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है, और इन ऑप्शंस में इंडिया एक ऑप्शन। नो डाउट साउथ कोरिया की सरकार बहुत हद तक प्रो यूएसए और एंटी चाइना नहीं हो रही है, बट डेफिनेटली चाइना के अल्टरनेटिव्स बहुत ढूंढ रही है, क्योंकि चाइना एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट की कंट्री है। कभी क्या करेगा इसके बारे में कंफर्मेशन से ज्यादा कुछ कहा जा नहीं सकता। फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया की बात की जाए तो इंडियन ओशन में बहुत सारी मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, एनुअल मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, क्वाड कंट्रीज की और बहुत सी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन कर रहा है। कोरिया में जो मून जय इन की प्रेसिडेंसी थी, उस समय पे जापान और साउथ कोरिया एक दूसरे के साथ लॉगर हेड्स पे थे, लड़ते से नजर आ रहे थे। लेकिन अब यूएस के इंटरवेंशन के बाद, इंडिया के इंटरवेंशन के बाद, शायद ओवरऑल सारी कंट्रीज बैठ के बातचीत करें, शायद ट्राइलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हो यहाँ पे, जिसमें इंडिया, साउथ कोरिया, जापान इन्वॉल्व हो, और ऑब्वियसली बात है यूएस इस चीज को सपोर्ट करेगा, क्योंकि जापान चाइना के अगेंस्ट है, मतलब इकोनॉमिकली अगेंस्ट नहीं है, बट रूल बेस्ड ऑर्डर के बेसिस पे चाइना को क्रिटिसाइज करता है। इंडिया का चाइना से बनती नहीं, पता है। साउथ कोरिया कंट्री बचती जो बहुत हद तक चाइना पे डिपेंडेंट है। तो अगर एक ट्राइलेटरल डायलॉग हो जाता है इंडिया, साउथ कोरिया, जापान में, तो डेफिनेटली चाइना की जो हेगेमोनी है साउथ कोरिया के अंदर, वो थोड़ी कम होगी। इंडिया ने जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल एक बॉन्ड हॉमी सी बनती नजर आएगी। साउथ कोरिया के इकोनॉमिक रिलेशंस बाकियों से अच्छे होते नजर आएंगे, चाइना के ऊपर एक्सेसिव डिटर्मिनेंस कम होती नजर आएगी। तो बेसिकली इंडिया की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, जिसमें 3 कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, इसमें एक कंट्री और जोड़ी जा सकती है, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इंडिया के पोजीशन और इन्फ्लुएंस को पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में बदल के रख सकता है।
और इंडिया साउथ कोरिया की बायलैटरल रिलेशनशिप पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी डोमेन हर लेवल पे इवॉल्व की जा सकती है, चाहे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग, आउटर स्पेस, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कैपेबिलिटी, हर जगह पे साउथ कोरिया इंडिया की मदद कर सकता है, बशर्ते वो मदद करना चाहे। और यहीं पे इंडिया साउथ अफ्रीका डिफेंस की फील्ड में बायलैटरली इंगेज करके, बाकी फील्ड से बायलैटरली इंगेज करके एक दूसरे की पावर को सप्लीमेंट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये चाइना को पसंद नहीं आएगा। चाइना की लीडरशिप साउथ कोरिया की लीडरशिप के साथ बातचीत करके इस प्रकार के किसी भी इनिशिएटिव को तोड़ने की कोशिश करेगी। ये डिपेंड करेगा साउथ कोरिया की विल पावर पे कि वो किस हद तक चाइनीज रेजिस्टेंस को पीछे धकेल सकता है, पुश बैक कर सकता है। एक और बात है, आगे आने वाले समय में हो सकता है यूएस की तरफ से साउथ कोरिया को थोड़ा प्रेशर आए। असल में है ये, अभी तो यूएस के अंदर जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, बट 2-3 साल बाद जब इलेक्शंस होंगे तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पे प्रेसिडेंट बन के वापस आ जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो शुरुआत में ही बोला था कि यार ये जो यूएस कोरिया पार्टनरशिप है चल नहीं पा रही है, तो यूएस को अपनी फोर्सेस साउथ कोरिया से बुला लेनी चाहिए वापस। अब मैं आपको एक बात बता दूं, साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से बहुत टेंशन है, बट साउथ कोरिया इस बात पे एश्योर्ड है कि नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट वो बचे हुए, रीजन बिंग यूएस फोर्सेस साउथ कोरिया के ग्राउंड पे डिप्लॉयड है। डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ये बोल चुका है कि हम अपनी फोर्सेस को, यूएस फोर्सेस को साउथ कोरिया से वापस खींच लेंगे। अगर जो मिलिट्री सपोर्ट है यूएस का साउथ कोरिया के पास से चला जाता है, तो नॉर्थ कोरिया और चाइना के रिस्पेक्ट में साउथ कोरिया को प्रॉब्लम हो जाएगी। यूएस को प्रॉब्लम क्या है कि भाई साउथ कोरिया यूएसए के हिसाब से चल नहीं रहा, यूएसए लेड इनिशिएटिव्स में साउथ कोरिया इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस चीज को लेके साउथ कोरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टेंशन में है। तो इन सब चीजों के बीच में अगर साउथ कोरिया इंडिया के साथ रिश्ते बनाता है, तो डेफिनेटली जो डिफेंस कॉपरेशन है उससे साउथ कोरिया अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेगा कि वो नॉर्थ कोरिया के प्रेशर को भी पुश बैक कर पाएगा और चाइना के प्रेशर को भी पुश बैक कर पाएगा। तो बेसिकली यहां पे अगर आप देखो तो साउथ कोरिया का इंडिया के साथ बायलैटरल रिश्ते में काफी फायदा है। एक और बात, साउथ कोरिया ने चाइना के प्रेशर में आके एक 3 नोज एग्रीमेंट साइन किया चाइना के साथ। अब ये क्या नोज एग्रीमेंट है? 3 नोज एग्रीमेंट के चलते साउथ कोरिया ने चाइना को एश्योरेंस दी कि हम ये यूएस का टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड डिप्लॉयमेंट अपनी जमीन पे नहीं करेंगे। मतलब चाइना के कहने पे, डर के मारे साउथ कोरिया ने यूएस के थर्ड डिप्लॉयमेंट को अपनी जमीन पे होने नहीं दिया, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस डिप्लॉयमेंट। फिर यूएस मिसाइल डिफेंस नेटवर्क को अपनी धरती पे साउथ कोरिया में आने नहीं दिया। और यूएस और जापान के साथ ट्राइलेटरल मिलिट्री अलायंस में साउथ कोरिया इन्वॉल्व नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया चाइना को नाराज नहीं करना चाहता। लेकिन एक लिमिट तक चाइना के सामने दबने का मतलब है अपना बेवकूफ कटवाना। ये बात कहीं ना कहीं साउथ कोरिया भी जानता है। तो साउथ कोरिया इस समय पे कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है जिससे उसका सीधे सीधे चाइना से पंगा ना बढ़े, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनी रहे अलग अलग फील्ड्स में। अब ये किस प्रकार से साउथ कोरिया कर पाएगा, ये आगे आने वाले समय में हमें पता चलेगा। ठीक है भाई, तो ये हमने ओवरऑल यहां पे डिस्कस किया। फिर अगला आर्टिकल है द स्पटनिक कोनुंड्रम। भाई सुप्रीम कोर्ट में यहां पे एक केस पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली प्रिया को डिसमिस कर दिया। क्या प्रिया थी कि इंडियन गवर्नमेंट की वैक्सीन पॉलिसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दीजिए और वो लोग जो स्पटनिक 5 से अपने आप को वैक्सीनेट करवा चुके हैं उनका रीवैक्सीनेशन करिए। असल में हुआ यह है कि यहाँ पे एक पिटिशनर है जो फॉरेन जाना चाहता है, बट वो फॉरेन नहीं जा पा रहा क्योंकि उसने स्पटनिक 5 वैक्सीन लगवाई है रशिया की। स्पटनिक 5 को अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ वैक्सीन में जगह नहीं मिली है यूरोप और यूएसए की। अगर आप बात करो, ऑब्वियस सी बात है अब जगह मिलेगी भी नहीं। रीजन बीइंग कि क्या लफड़ा चल रहा है रशिया का यूएस यूरोप के साथ, वो आप सब जानते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में जिन लोगों ने भी स्पटनिक 5 ली है वो फॉरेन विजिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं विजिट कर सकते? क्योंकि स्पटनिक 5 की ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं है यूरोपियन और यूएस मार्केट में। समझ गए? तो इस कंटेक्स्ट में ये इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट के पास जाके बोला कि साहब देखिए, स्पटनिक 5 के बेसिस पे तो मुझे फॉरेन जाने नहीं दिया जा रहा, तो मुझे परमिशन दी जाए कोई दूसरी वैक्सीन लगवाने की, कोविशील्ड वगैरह लगवाने की। अब सरकारी पॉलिसी के हिसाब से अगर आप एक वैक्सीन लगवा चुके हो तो आप दूसरी वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो इस कंटेक्स्ट में बूस्टर डोज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फर्स्ट सेकंड डोज की बात कर रहा हूं। तो अगर आपने स्पटनिक लगवा ली तो फिर अब कोविशील्ड की आप 2 डोजेस लो, ये नहीं हो पाएगा भारत सरकार की पॉलिसी के हिसाब से। इसी पॉलिसी को बदलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया था ये इंडिविजुअल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन करने से मना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को थोड़ा पेरियूज करने की कोशिश कर रहा है ऑथर। ऑथर ये बोल रहा है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू लाइफ बता रखा है। ठीक है, अब राइट टू लाइफ का मतलब यह है कि एक इंडिविजुअल का राइट टू सर्वाइवल भी इसमें आ गया, एक फुलफिलिंग और रिस्पेक्टिव लाइफ जीना भी इसमें आ गया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के जजमेंट में पर्सनल लिबर्टी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में।
इसका वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड था। सतवंत सिंह साहनी वर्सेस डी रामरत्नम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर 1967 केस में राइट टू ट्रेवल अबॉर्ड को आर्टिकल 21 का एक इंट्रिंसिक ये पार्ट माना गया था। मतलब आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू ट्रेवल अब्रॉड भी पर्सनल लिबर्टी में आता है। मेनका गांधी केस में तो देखो ये हुआ ही था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में परवेज नूरदीन लोखंडवाला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बोला कि भाई अब्रॉड जाना एक इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट टू डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सतीश चंद्र वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 में बोला कि अब्रॉड जाना भाई एक इंसान का बेसिक राइट है। ओके, एक ह्यूमन राइट है। जिस तरीके से शादी करना एक इंसान का राइट है, फैमिली रखना एक इंसान का राइट है, उसी प्रकार से अब्रॉड जाना भी एक इंसान का बेसिक राइट है। तो इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो साफ साफ ये बोल रहे हैं कि अब्रॉड जाना एक इंसान का फंडामेंटल राइट है। अब उसके बीच में सरकार की एक पॉलिसी रीवैक्सीनेशन रोकती है, और उस रीवैक्सीनेशन के रोकने के चलते कुछ इंडिविजुअल्स घूमने फिरने के लिए कह लो, नौकरी करने के लिए कह लो, पढ़ने के लिए कह लो, फॉरेन नहीं जा पा रहा है, तो ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो यहां पे कोर्ट को स्क्रूटनी करनी चाहिए, रीजनेबलनेस के कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स देखने चाहिए, ओवरऑल कुछ ऐसे यहां पे इंतजामात करने चाहिए जिससे इंडिविजुअल्स जो कि स्पटनिक वाली प्रॉब्लम से अफेक्टेड है, फॉरेन नहीं जा सकते, वो जा पाए। और ये सिर्फ इंडिया के राइट में नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल 12 ऑफ द 1966 इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ने भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात की। इसमें राइट क्या है पर्सन के पास, अपना रेजिडेंस चूज करने का, एक कंट्री को छोड़ने का, एक कंट्री को लीव करने का। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट को यहां पे समझना चाहिए कि वर्क के लिए, एजुकेशन के लिए, लीजर के लिए एक इंडिविजुअल देश छोड़ के बाहर जा सकता है। अब इस कंटेक्स्ट में रशिया की निगेटिव इमेज के चलते उनकी वैक्सीन को तो अप्रूवल मिलने वाला है नहीं। तो बेटर ये रहेगा कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो वॉलंटरी बेसिस पे सारा रिस्क अपनी बॉडी पे लेके रीवैक्सीनेशन करा के बाहर जाना चाहते हैं, आप इनको क्यों मना कर रहे हो? ये मना करना यहां पे गलत है, ऐसा यहां पे ओवरऑल ऑथर बोल रहा है। स्पुटनिक को यूके यूएस मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली है, यूरोपियन यूनियन में मिली नहीं और मिलेगी भी नहीं लंबे समय तक, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ऑब्वियस सी बात है, ड्यू टू स्ट्रेटेजिक रीजंस। तो यहां पे इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के रीवैक्सीनेशन को हमें अलाउ करना चाहिए। और सिर्फ ये प्रॉब्लम स्पुटनिक के साथ नहीं है। एक एनआरआई एम्प्लॉय है सऊदी अरेबियन कंपनी में, केरला के हैं। अब ये केरला से इनको सऊदी अरेबिया वापस जाना है, इन्होंने कोवैक्सीन ली है, लेकिन कोवैक्सीन को गल्फ नेशंस ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो इस कंटेक्स्ट में ये भी यहां पे रोक दिए गए। तो केरला हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई ये तो सिटीजन का बेसिक राइट है, आप इसको फॉरेन जाने से कैसे रोक सकते हो? तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो स्टांस है कि भारत सरकार की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी इसको नहीं बदलेंगे, भाई देखो इसको बदलने की जरूरत पड़ेगी, इसको बदलना बहुत जरूरी है। वो लोग जो कि जो वैक्सीन लगवाई है उसकी वजह से बंधे हुए हैं, फॉरेन नहीं जा पा रहे हैं और वॉलंटरी बेसिस पे रीवैक्सीनेट करवाना चाहते हैं, उनका रीवैक्सीनेशन यहाँ पे अलाउ होना चाहिए, ताकि वो फॉरेन जा सकें, चाहे वो घूमने के लिए जाना चाहते हो, चाहे पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, चाहे नौकरी करने के लिए जाना चाहते हो। ठीक है भाई, ये ओवरऑल यहाँ पे हमने देखा। फिर रिस्पॉन्सिबल एक्ट, इररिस्पॉन्सिबल एक्ट। देखिए क्या हुआ है, एक फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्रीलेखा जी, इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। इनके यूट्यूब चैनल पे कुछ हजार की तादाद में इनके फॉलोवर्स और व्यूज हैं। अब इन यूट्यूब चैनल पे इन्होंने 10 जुलाई को एक वीडियो पोस्ट कर दिया दिलीप नाम के एक एक्टर के लिए। दिलीप नाम के एक्टर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप के चार्जेस लगे हुए हैं। एक्चुअली में इन्होंने सीधे सीधे नहीं कुछ किया है, ऐसा इनके ऊपर बोला गया है कि भाई फरवरी 2017 में एक इंडिविजुअल एक्टर, फीमेल एक्टर को अबडक्ट किया गया, एक मूविंग व्हीकल के अंदर उसका रेप किया गया। बाद में ओवरऑल यहां पे इन्वेस्टिगेशन के समय पे पता चला कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस को करवाने के लिए दिलीप मास्टरमाइंड था, और दिलीप एक भाई एक्टर है। तो दिलीप को यहां पे फेवर में बात कर रही है कौन? श्रीलेखा जी, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। वैसे मैं बता दूं 2017 से लेके अब तक ये केस चल रहा है। अभी रिसेंटली श्रीलेखा जी ने अपनी वीडियो में यहां पे क्या बोल दिया कि भाई दिलीप को कन्विक्ट करने के लिए, दिलीप को ओवरऑल उसके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह इस्तेमाल की जा रही थी, उसमें से एक फोटोग्राफ को यहाँ पे जो श्रीलेखा जी उन्होंने गलत बोल दिया, फेक बोल दिया, स्पैम बोल दिया। तो जिस पर्टिकुलर फोटोग्राफर ने फोटो खींची थी वो यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं भाई ये स्पैम नहीं है, फोटो मैंने खुद खींची है, ये गलत बोल रही है श्रीलेखा। तो बेसिकली श्रीलेखा अपनी वीडियो के थ्रू यहाँ पे दिलीप नाम के इस एक्टर को डिफेंड कर रही है। आप समझिए ओवरऑल जो प्रोसिक्यूशन है जो कि दिलीप एक्टर के अगेंस्ट केस लड़ रहा है, उन्होंने प्लान बनाया कि श्रीलेखा के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स हम लोग शुरू करेंगे। तो 17 फरवरी 2017 की घटना, जब एक ग्रुप ऑफ मेन ने एक फीमेल वुमन एक्टर का रेप किया चलती गाड़ी में,
उसके बाद उसने कंप्लेन फाइल की और उस कंप्लेन के बेसिस पे दिलीप नाम के इस एक्टर को पकड़ के जेल में डाला गया कुछ लंबे समय तक। हालांकि लग नहीं रहा था जेल में जाएगा, लेकिन लंबे समय तक ये जेल में रहा। तो इस कंटेक्स्ट में ये मास्टरमाइंड है या नहीं है, इस रिस्पेक्ट में लगातार केस चल रहा है। बहुत सारे लोग दिलीप के अगेंस्ट बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग दिलीप के फेवर में भी बोल रहे हैं, और केस लंबे समय से चल रहा है। 2017 से लेकर अब जाने कितने विटनेसेस अपना स्टेटमेंट रिट्रैक्ट कर चुके हैं। ओवरऑल प्रूफ आते हैं दिलीप के अगेंस्ट, नहीं आते, तो लंबे समय से केस यहाँ पे चालू है। अलग अलग एसोसिएशंस अपने अपने हिसाब से ओवरऑल सपोर्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो एक्टर दिलीप है ना, 85 डेज तक प्रिजन में भी रहे थे। तो कुल मिला के यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। इस प्रकार के केसेस में क्या मोडस ऑपरेंडी चुननी चाहिए, और क्या जो प्रीवियस ब्यूरोक्रेट है उनको इस प्रकार के स्टेटमेंट देने चाहिए। अब वैसे तो वो ब्यूरोक्रेट है नहीं, अब रिटायर्ड हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो रिटायरमेंट के बाद तो भाई वो अपना ओवरऑल ऑब्वियस सी बात है, रिटायर हो चुकी है, नौकरी छोड़ चुकी है, अपना व्यू पॉइंट दे सकती हैं। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऑथर क्या बोल रहा है कि एक फीमेल बड़ी मुश्किल से उसके खिलाफ हुए अत्याचारों को लेकर सामने आती है, कुछ बोल पाती है, नहीं तो ज्यादातर जो वीमेन है वो डर के रहती हैं, बिना बोले रहती हैं। तो इस कंटेक्स्ट में ओवरऑल एक वुमेन जिसने बड़ी मुश्किल से अपने खिलाफ हुए क्राइम के अगेंस्ट आवाज उठाई है, उसकी आवाज को यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए, उसकी आवाज को यहाँ पे दबाना नहीं चाहिए। अलग अलग प्लेयर्स उसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल जो दिलीप है वो अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके ओवरऑल उस एक्टर के अगेंस्ट ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। विटनेसेस हॉस्टाइल हो चुके हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स रिजाइन कर चुके हैं, ट्रायल लंबे समय से डिले चल रहा है, सोशल मीडिया पे काफी बवाल चल रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस में विद हिम कैंपेन्स चलाए गए हैं, विद हर कैंपेन्स चलाए गए हैं। दिलीप बोल रहे हैं कि मैं फैमिली मैन हूं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे यहाँ पे फंसाया जा रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओवरऑल अब यहाँ पे ऑथर तो ये बोल रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सारी वुमेन इस पर्टिकुलर फीमेल सर्वाइवर के सपोर्ट में आई हैं। यहाँ पे ये जो फीमेल सर्वाइवर है इसको सपोर्ट देने की जरूरत है, बट दिलीप बोल रहा है मैं निर्दोष हूं। तो ये केस आप कह सकते हो कि ऐसा कंट्रोवर्शियल केस है जिसमें कोई जजमेंट नजर नहीं आ रहा, और ऐसे केसेस में जो वुमेन सर्वाइवर्स है उनकी मदद करनी चाहिए, इस प्रकार का व्यू पॉइंट ऑथर यहाँ पे दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये व्यू पॉइंट भी देंगे कि भाई एक्चुअली में दिलीप ने क्राइम किया कि नहीं किया, इसको प्रूव करना भी तो जरूरत है, वो भी तो नहीं प्रूव हो पा रहा है। अगर वो प्रूव हो जाता तब तक कन्विक्शन हो जाता। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। फिर इन्फ्लेशन के रिस्क में का आर्टिकल है भाई, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एक दो पॉइंट्स बता देता हूँ। मई में 7.04 था इन्फ्लेशन, अब जून में हो चुका है 7.01%। थोड़ा सा कम हुआ है, बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है। इसके कम होने की वजह क्या है? तो भाई कुछ चीजों में दाम स्टेबलाइज हुए, जो फूड एंड बेवरेजेस बास्केट है, ठीक है ना, उसमें से जो 12 आइटम्स हैं, उन 12 आइटम्स के दाम पिछले महीने से थोड़े कम हुए। जो की किकिंग मीडियम है, एडिबल ऑयल है, इसके ऊपर हमने इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई तो उसके दाम थोड़े से यहाँ पे कम हुए। ऑयल एंड फैट्स पे जो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन है वो 0.7% रिसेंटली घटा है। पिछले महीने वो 3.9% बढ़ा था, इस बार 0.7% घटा है, तो थोड़ा दाम में ईजिंग देखने को मिली है। जो पल्सेस के दाम है वो भी ओवरऑल आप कह सकते हो कि पिछले महीने से और एक साल पहले के दामों से थोड़ी घटी है। और इन सब के बीच में जो सेंटर ने पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कट्स हुए हैं, उससे ट्रांसपोर्टेशन की जो दाम है ना उसमें भी कूलिंग आई है। तो इन सब चीजों के चलते कहीं ना कहीं जो रेट है वो कूल होने को मिला है। लेकिन 7.04% 7.01% पे आया, तो यार ये नहीं समझ में आया। जब अलग अलग पैरामीटर्स कूल हो रहे थे, इन्फ्लेशन और तेजी से गिरना चाहिए था। उसकी एक वजह यह है दोस्तों कि जो डॉलर है वो अप्रिशिएट कर रहा है, दुनिया भर में डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है, उसके अगेंस्ट में रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। और सिर्फ रुपी डेप्रिशिएट नहीं कर रहा है, यूरो करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है। दुनिया भर की और बहुत सी कंट्रीज हैं जो डेप्रिशिएट कर रही है। यूएसडी की वैल्यू यूरो से ज्यादा हो चुकी है। हमेशा से हमने देखा है कि यूरो यार 100 रुपए का होता था, और जो यूएसडी होता था वो 75 रुपए के लगभग का होता था। अब एक यूएस डॉलर बराबर एक यूरो हो चुका है। यूएसडी की वैल्यू यूरो से बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट ज्यादा हो चुकी है। अपने आप में हिस्ट्री में ऐसा कमी देखा गया है कि यूरो से ज्यादा वैल्यू जाए यूएसडी की। तो इस कंटेक्स्ट में रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, और इस डेप्रिसिएशन की वजह से जो भी हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से इंडिया के अंदर, वो हमें महंगा नजर आ रहा है। तो चूंकि वो हमें महंगा नजर आ रहा है तो उसका इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। फिर रिसेंटली जीएसटी काउंसिल ने कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी के रेट्स बढ़ाए, इससे भी इन्फ्लेशन आएगा और थोड़े बहुत प्राइस प्रेशर्स निकल के आएंगे। तो ये कुछ वजह हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और ओवरऑल इन्फ्लेशन थोड़ा सूदर डाउन भी हुआ है। तो कुल मिला के 7.04% से 7.01% हुआ है। अभी भी 6% के ट्रेडमार्क से ऊपर है, आप कह लो बेंचमार्क से ऊपर है। इसको यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की, स्टेबलाइज करने की बहुत अर्जेंट जरूरत है। ठीक है भाई, ये हमने यहाँ पे देखा। फिर भाई ट्विन ट्रबल एआईएडीएमके डीएमके, तो भाई पनीर सेल्वम को पार्टी से निकाल दिया गया। एडा के पड्डी पलाना स्वामी यहाँ पे ओवरऑल लीडर बन के आ चुके हैं।
2017 में भी एक ऐसा ही डेंजर आया था। ऐसा लगा था कि एआईएडीएमके पार्टी दो भागों में टूट जाएगी, बट उस समय पे हुआ नहीं। बीजेपी के साथ गठबंधन था, जैसे न तैसे करके अलायंस बना रहा, लेकिन अब अलायंस यहाँ पे टूट गया है। इंटरिम जनरल सेक्रेटरी पॉलिटिकल पार्टी एआईएडीएमके के बन गए हैं पलाना स्वामी साहब, और पनीर सेल्वम साहब को यहाँ पे टाटा बाय बाय बोल दिया गया। पनीर सेल्वम साहब चाहे तो मतलब सबॉर्डिनेट रोल में रह सकते हैं, लेकिन वो सबॉर्डिनेट रोल में रहना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो लीडरशिप रोल में रहे, पलाना स्वामी के बराबर हो, उनकी इंपॉर्टेंस से ज्यादा हो। बट पलाना स्वामी अब इस चीज के लिए तैयार नहीं है। शशिकला के मैटर पे भी पलाना स्वामी और पनीर सेल्वम के बीच में यहाँ पे इश्यूज रहे। तो अब पनीर सेल्वम के पास यहाँ पे पार्टी में ताकत नहीं रही। अपने पास से ताकत जाने से रोकने के लिए कोर्ट गए, ओवरऑल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए पनीर सेल्वम, बट वो चीज भी काम में नहीं आई, क्योंकि ज्यादातर जो मेंबर्स है एआईएडीएमके के वो पलाना स्वामी की लीडरशिप को मान रहे हैं। तो पनीर सेल्वम यहाँ पे साइड हो चुके हैं। अब ओवरऑल एआईएडीएमके के सामने एक प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि पनीर सेल्वम यहाँ पे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के थ्रू जो कुछ भी खींच रहे हैं उसको पाने की कोशिश करेंगे। अगर पनीर सेल्वम एक लिमिट से ज्यादा एआईएडीएमके के पलाना स्वामी को चैलेंज देते हैं तो उससे होगा क्या, एआईएडीएमके कमजोर पड़ जाएगी। और अब तक जो डुअल नेचर रहा है आपकी तमिल की पॉलिटिक्स का, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में आप देखो तो दो ही पॉलिटिकल पार्टीज राज में नहीं है, एक है एआईएडीएमके, एक है डीएमके। पहले तो डीएमके राज में थी। डीएमके से जब रेवोल्यूशनरी लीडर रामचंद्रन साहब अलग हुए थे तो एआईएडीएमके पावर में आई। एआईएडीएमके पावर में 31 साल रही है तमिलनाडु में। तो ओवरऑल या तो डीएमके जीतेगी या एआईएडीएमके जीतेगी, ये पॉलिटी का हिसाब रहा है तमिलनाडु के अंदर। अगर पनीर सेल्वम यहाँ पे पलानास्वामी की लीडरशिप को एक लिमिट से ज्यादा चैलेंज करेंगे तो ये डुअल नेचर ऑफ पॉलिटी तमिलनाडु का जा सकता है, एआईएडीएमके अंडर से परमानेंटली कमजोर पड़ सकती है, और फिर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बचेगा और वो है डीएमके। तो डीएमके के लिए इस समय पे सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, बट एआईएडीएमके इस समय अंदर से टूट रही है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको मजा आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें दोस्तों। आई होप आपको मजा आ रहा हो वीडियोस में। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते